जय गुरुदेव। ज्योतिष प्रशिक्षण के क्रम में अभी तक हम लोगों ने इन 12 भावों के परिचय के संबंध में कुछ ज्ञान अर्जित किया। ये प्रारंभिक ज्ञान है। चलिए आज हम आगे की बातें समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी जान चुके हैं कि इस नक्शे को कुंडली कहा जाता है और इस कुंडली में 12 भाव होते हैं। इनका क्रम यही होता है जिस क्रम से यहाँ पर अंक दिए गए हैं। इन 12 भावों का सामान्य परिचय अभी तक आपके समक्ष आ चुका है। एक और महत्वपूर्ण बात इन 12 भावों के संबंध में है, वो है इन 12 भावों में से कुछ भावों को केंद्र कहा जाता है और कुछ भावों को त्रिकोण कहा जाता है। कुंडली के एक प्रकार से ये सबसे महत्वपूर्ण पिलर हैं। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तो उन भवनों का जो जीवन है पिलरों पर अधिकतर निर्भर होता है। अगर पिलर मजबूत हैं तो भवन दीर्घजीवी होता है, वहीं पर पिलर कमजोर हों तो भवन का जो जीवन है वो कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारी कुंडली का जो दारोमदार है, समझिए कुंडली की सारी जिम्मेदारी समझ लें, वो त्रिकोण और केंद्र के जो भाव हैं उनके ऊपर आधारित होता है। अगर किसी की कुंडली में त्रिकोण और केंद्र अच्छे हों तो लाजिमी है कि उसके जीवन में उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। परिणाम ये होगा कि उसको अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता इत्यादि बड़ी आसानी से प्राप्त होंगी। वहीं पर अगर केंद्र और त्रिकोण खाली हों या खराब ग्रहों से भरे हुए हों, केंद्र और त्रिकोण के जो भाव हैं वो नकारात्मक परिणाम देने वाले हों, तो उसको अपने जीवन में परेशानियों को झेलना पड़ता है, समस्याओं को झेलना पड़ता है। सफलता प्राप्त करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा तरसना पड़ता है। तो समझते हैं कि कौन से भाव केंद्र होते हैं और कौन से भाव त्रिकोण होते हैं। नंबर 1, नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 10, ये जो 4 भाव हैं इनको केंद्र बोला जाता है। एक केंद्र के भाव हैं। ये 4 केंद्र हो गए, 4 केंद्र भाव हैं और केंद्र के जो भाव हैं उनका कैसा परिणाम होता है ये आने वाले समय में आप सीखेंगे। प्रारंभिक काल में इतना जान लें कि हमारे जीवन में इन 12 भावों में से इन केंद्र के 4 भावों का कुछ अधिक महत्व होता है। इसके साथ 3 त्रिकोण भाव होते हैं, नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 9। एक को केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है, दोनों होने का गौरव प्राप्त है। ये जो पंचम भाव है ये त्रिकोण है और नवम भाव ये त्रिकोण है। अगर हम लोग बात करें केंद्र और त्रिकोण में अधिक बलशाली या अधिक शुभ कौन सा है, तो लाजिमी त्रिकोण केंद्र की अपेक्षा अधिक शुभ है, अधिक बलशाली है। किंतु ये जो त्रिकोण और केंद्र का कुंडली में आपस में जितना घनिष्ठ संबंध होगा, जितना शुभ संबंध होगा, जितना बढ़िया संबंध होगा, उतना ही जातक को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो पहला जो भाव होता है ये लग्न भाव है। यहाँ पर इस भाव को केंद्र और त्रिकोण दोनों होने का गौरव प्राप्त है। चतुर्थ भाव ये केंद्र है, पंचम भाव त्रिकोण है, सप्तम भाव केंद्र है, नवम भाव त्रिकोण है और दसम भाव केंद्र है। तो इन बातों को हम लोग स्मरण रख लेंगे तो आगे जो बातें हम आपको बताएंगे उनको समझने में बहुत आसानी होगी। इनके अतिरिक्त ये जो छठा भाव है, ये जो 8वां भाव है और ये 12वां भाव है, इन 3 भावों को शुभ नहीं माना जाता।
अशुभ भाव माने जाते हैं। जैसे कि भावों के विश्लेषण में आपने सुना था, जब हम भावों का विश्लेषण कर रहे थे तब आपने समझा था कि ये रोग, ऋण, शत्रु अर्थात रुकावट का भाव है, ये परमानेंट लॉस, परमानेंट हानि, एक प्रकार से मृत्यु का स्थान है, और ये व्यय का स्थान है, व्यय का भाव है। तो 12 भावों में से छठे भाव को, 8वें भाव को और 12वें भाव को बहुत शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इनका जो रिजल्ट होता है वो नकारात्मक अधिक होता है। नकारात्मक के साथ साथ प्लस किसी परीक्षा के लिए इस भाव को देखा जाता है, और 2 नंबर की आमदनी समझ लीजिए या हाई प्रॉफिट, उसके लिए इस भाव को देखा जाता है। और यहाँ से विदेश में जाना, विदेश में निवास करना, विदेश में सेटलमेंट होना इत्यादि भावों के लिए इस 12वें भाव को देखा जाता है। ये इन तीनों भावों का सकारात्मक पक्ष हुआ। अधिकतर इन तीनों भावों के नकारात्मक परिणाम ही आदमी को अपने जीवन में फेस करने पड़ते हैं। उसके साथ दूसरे भाव को हमने धन भाव कहा था और 11वें भाव को हमने लाभ भाव कहा था, जिसका आय भाव भी बोला जाता है। इन दोनों भावों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है जीवन में। ये धन है, धन संचय का भाव है, और ये 11वां भाव लाभ अर्थात आमदनी का भाव है। इस भाव से आपके जीवन में धन का आगमन कैसा होगा उसको देखा जाएगा, और इस भाव से आपके जीवन में धन का संचय कैसा होगा इस बात को देखा जाएगा। और ये जो तीसरा भाव है ये आपके एफर्ट्स का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है। तो हमने समझ लिया कि इन 12 भावों में से सबसे महत्वपूर्ण 3 भाव हैं, लग्न, पंचम, नवम, जिनको त्रिकोण बोला जाता है। सेकंड नंबर में 4 केंद्र भाव वो महत्वपूर्ण हैं, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, ये केंद्र ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद थर्ड नंबर में धन भाव और लाभ भाव, दूसरा भाव और 11वां भाव ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे को अपने जीवन में लाभ और धन की बड़ी आवश्यकता रहती है। उसके बाद तीसरा पराक्रम का, छठा रुकावट का, 8वां परमानेंट लॉस का और 12वां एक प्रकार से हमारे खर्चे का भाव है। ये चारों के चारों भाव बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये जो तीसरा भाव है ये पराक्रम का, मेहनत का, परिश्रम का भाव है। तो इसको आज के समय में बहुत बुरा मैं समझता हूँ कि नहीं मानना चाहिए। जो आदमी परिश्रम न करे, मेहनत न करे, उसका जीवन भला किस काम का। तो परिश्रम करना चाहिए, और इस भाव को अच्छा बनाने के लिए आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ये भाव आपका अच्छा होगा। तो ये 12 भावों का सामान्य परिचय आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर में ग्रह। ग्रह 9 हैं, 9 ग्रह हैं। तो जैसे हम लोगों ने 12 भावों का परिचय प्राप्त किया है, ऐसे 9 ग्रहों के बारे में हम बात करेंगे। नौ ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रह हैं। इनमें से राहु और केतु को छाया ग्रह भी माना जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो मुख्य जो ग्रह हैं वो 7 हैं, और इन 7 ग्रहों में से भी सूर्य और चंद्र, इन दोनों को कहीं कहीं ग्रह न मान करके सैटेलाइट के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो इनको भी अगर हम अलग कर देते हैं तो मुख्य रूप से हमारे पास बचते हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह। तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले ये 5 ग्रह होते हैं। हालांकि सूर्य और चंद्रमा का भी भरपूर रिजल्ट हमारे को देखने को मिलता है, राहु और केतु का भी मिलता है। तो कुल मिलाकर के 9 ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर बतलाए हुए हैं। इन 9 ग्रहों का परिचय हम प्राप्त कर लें। सूर्य से अर्थात सूर्य के द्वारा हम अपने पिता, हमारी सरकार और हमारा हेल्थ, इन चीज़ों को देखा जाता है।
सूर्य आपकी कुंडली में कैसा होगा उसके अनुसार आपका अपने पिताजी के साथ संबंध, सूर्य के अनुसार आपका हेल्थ और सूर्य के अनुसार सरकार के साथ आपका संबंध, सरकार में आपकी भूमिका इत्यादि बातों को हम जांचा करते हैं। चंद्रमा माता का प्रतीक है, तो चंद्रमा के अनुसार माता की भूमिका, माता का संबंध जातक के साथ कैसा है। प्लस चंद्रमा लिक्विड कैश का भी कारक है, तो चंद्रमा के अनुसार आपके जीवन में लिक्विड कैश का कैसा रोल होगा, इस बात को जांचा जाता है। प्लस चंद्रमा आपका मन है, तो चंद्रमा कुंडली में जिस स्थिति में होगा उसके अनुसार आपके मन की स्थिति को पढ़ा जा सकेगा, जांचा जा सकेगा। थर्ड नंबर में मंगल है। मंगल आपके भाइयों का कारक है, प्लस आपके साहस का कारक है, आपके पराक्रम का कारक है। मंगल अगर अच्छा होगा तो आप अच्छे कार्यों में मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले होंगे। मंगल अगर खराब होगा तो आपका जो साहस होगा वो नेगेटिव हो सकता है। मंगल अच्छा होगा तो आपके संबंध भाइयों के साथ अच्छे होंगे, और मंगल खराब होगा तो भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते। इसी प्रकार बुध से हम बहन, बेटी, बुआ इनको जानते हैं, और प्लस समाज के अंदर जो किन्नर होते हैं उनको भी बुध के द्वारा जांचा जाता है। और बुध हमारी बुद्धि का कारक है, हमारी सोच का, हमारी बुद्धि का स्वामी है। तो जैसी स्थिति बुध की होगी उस प्रकार से आपकी बुद्धि होगी, जैसी स्थिति बुध की होगी वैसा ही रिजल्ट आपको अपनी बहन के द्वारा, अपनी बेटी के द्वारा, अपनी बुआ इत्यादि के द्वारा प्राप्त होगा। गुरु एक प्रकार से लॉयल्टी का कारक है, आशीर्वाद का कारक है। गुरु एक प्रकार से सत्यवादिता का कारक है। गुरु की स्थिति जैसी होगी उस वैसा ही आपके जीवन में धर्म का स्थान होगा। गुरु सत्य का, धर्म का और आपके जीवन में जो दुआओं का स्थान है उसको भी गुरु के द्वारा देखा जाता है। गुरु से ही आपके जीवन में संतान का योग भी देखा जाता है, पुत्र की भूमिका भी देखी जाती है। और गुरु के द्वारा आपके संबंध अपने गुरुओं के साथ, अपने पूज्यजनों के साथ और अपने पुत्र के साथ किस प्रकार से होंगे, इन बातों को भी गुरु के द्वारा जाना जाता है। प्लस महिलाओं के लिए गुरु के द्वारा उनके पति के साथ उनके संबंधों को देखा जाता है। अगर महिलाओं की कुंडली के अंदर गुरु बलवान है, सकारात्मक है, तो उनके संबंध अपने पति के साथ अच्छे होंगे। इसी प्रकार शुक्र के द्वारा पुरुषों के लिए पत्नी को देखा जाता है कि उनकी कुंडली में शुक्र की कैसी स्थिति है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो उनके लिए पत्नी शुभ है, पत्नी लाभकारी है और पत्नी के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। इसी प्रकार शुक्र से इसके अतिरिक्त कंफर्ट को और आपके जीवन की लग्जरी को, आपके जीवन की सुख सुविधाओं को शुक्र के द्वारा देखा जाता है। प्लस शनि के द्वारा आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनको देखा जाता है। प्लस शनि आपके कर्म का कारक है, कर्म का स्वामी है। शनि की जैसी स्थिति होगी वैसे कर्म आपके जीवन में होंगे, अर्थात आप अगर अपने कर्मों को सुधारेंगे तो आपका शनि सुधर जाएगा। राहु और केतु, इन दोनों का एडवांटेज ये है कि राहु और केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप जुगाड़ू व्यक्ति हैं, आप किसी न किसी तरह से अपना काम निकालने में सक्षम हैं। राहु अगर अच्छा है तो आपको कहीं ना कहीं से बड़ी समस्या में से भी आप रास्ता निकाल करके पार हो जाएंगे। वहीं पर अगर केतु अच्छा है तो आप भ्रमित नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं, आप एक प्रकार से अध्यात्म की ओर लग जाएंगे। केतु का अच्छा होना आदमी को कहीं ना कहीं धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर प्रेरित कर देता है। तो 9 ग्रहों का ये सामान्य परिचय हुआ। अब हम जांचेंगे कि ये जो 9 ग्रह हैं कुंडली के इन 12 भावों में से किस भाव में किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं। हालांकि एक एक ग्रह को 12 के 12 भाव में घुमाना ये तो बहुत लंबा कार्य हो जाएगा। हम सामान्य रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि इन 9 ग्रहों के द्वारा
12 भावों में मुख्य रूप से किस प्रकार के रिजल्ट हमारे को प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से समझने वाली बात यह है कि जो 12 भावों का परिचय आप तक पहुंचा है, 12 भावों में से प्रत्येक भाव किसी एक चीज का मुख्य रूप से कारक है। उसी प्रकार 9 ग्रह ये भी उस चीज के कारक हैं। तो हमारे को अपने जीवन में ये जांचना है कि जिस चीज के लिए आप जिज्ञासु हैं या जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं वो इन 12 भावों में से किस भाव से संबंधित है और इन 9 ग्रहों में से किस ग्रह से संबंधित है। जब इन दोनों चीजों का तालमेल बिठा करके आप अपनी कुंडली को देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब आपको उसके रिजल्ट का बोध होगा। आगे चूंकि अभी राशियां बाकी हैं, नक्षत्र बाकी हैं, ये जो 9 ग्रह हैं इन भावों में ही नहीं होते, राशियों में भी होते हैं, नक्षत्र में भी होते हैं। जैसी राशि में बैठेंगे, जैसे नक्षत्र में बैठेंगे, वैसा परिणाम देने वाले हो जाते हैं। तो ये बहुत बारीक विज्ञान है, धीरे धीरे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 9 ग्रहों का सामान्य परिचय आज आप तक पहुंचा। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको लाभ हुआ होगा। आगे की बातें अगले पाठ के अंदर हम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर